दोस्तों स्वागत है आपका प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज चैनल पर। आज की क्लास हमारी प्रोजेक्ट इकोनॉमी MCQ 131 टू 140 की होगी। आप PDF टेलीग्राम के चैनल प्रोजेक्ट सिविल सर्विसेज से प्राप्त कर सकते हो। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। यह क्वेश्चन 15वें वित्त आयोग के संबंध में पूछा गया है। इसमें हमें पता लगाना है सही कथन। तो देखते हैं पहला कथन। 14वें वित्त आयोग के समान ही केंद्रीय करों के विभाज्य पूल में राज्यों की हिस्सेदारी को 42% के समान रखा गया है। दोस्तों ये गलत है। इसमें 41% कर दिया गया और 1% की कटौती क्यों की गई है? क्योंकि हमारे देश में नए 2 यूटीज बने हैं, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। उनको अतिरिक्त संसाधन प्राप्त कराने के लिए 1% की कटौती की गई है और जो 1% है वो उन्हीं के लिए काम आएगा। ठीक है। दूसरा देखते हैं। 14वें वित्त आयोग की तुलना में जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कर प्रयास जैसे वित्त अंतरण के अतिरिक्त मानदंड जोड़े गए। ये ठीक है। इसमें 2 अन्य मानदंड जोड़े गए, जनसांख्यिकी प्रदर्शन एवं कर प्रयास। तो पूछा क्या सही, तो इसमें हो जाएगा बी। वित्त आयोग का सबसे पहले हम चेक करते हैं पॉलिटिका एंगल। ये एक संवैधानिक निकाय है क्योंकि आर्टिकल 280 में इसे मेंशन है। राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में इसका गठन किया जाता है। संगठन क्या इसका 1 अध्यक्ष और 4 सदस्य है। ये एक सलाहकारी निकाय है। केंद्र सरकार के द्वारा इसके लिए अनुशंसाएं मानी भी जा सकती है और नहीं मानी भी जा सकती है, दोनों ही बातें हैं। इसका क्या कार्य है? केंद्र और राज्य सरकार के मध्य करों का बंटवारा, कर वितरण का लेखा जोखा राष्ट्रपति को रिपोर्ट करना और राज्यों को अनुदान के लिए सलाह। अभी इसका देखते हैं हम इकोनॉमी का एंगल। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? NK सिंह। अच्छा, पहली बार ये अपनी रिपोर्ट 2 भागों में प्रकाशित करेगा। एक तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 और दूसरी 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2026। अभी तक के जितने भी वित्त आयोग है वो एक साथ पंचवर्षीय रिपोर्ट देते थे, लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट। इसके अनुसार क्या है ये मैंने आपको बता दिया 41%। और इसका क्राइटेरिया क्या रखा गया है? इसमें टोटल 6 मापदंडों का उल्लेख किया गया है। जनसंख्या, क्षेत्रफल, वन और पारिस्थितिकी, आय अंतराल, जनसांख्यिकी प्रदर्शन और कर प्रयास। और जो नीचे के 2 हैं वो इसमें पहली बार मेंशन किए गए हैं। और जनसंख्या के अंदर 1971 के आंकड़ों के बजाय 2011 के आंकड़ों का उपयोग किया गया है। तो इसी बात को लेकर के दक्षिणी भारतीय राज्यों में विवाद है, तो ये ध्यान रखना। देखते हैं अगला क्वेश्चन। व्यापार एवं विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंकटाड। यह क्वेश्चन है राष्ट्रीय सामान्य गतिशील कार्ड, नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड से संबंधित हमें असत्य कथन की पहचान करनी है। ठीक है, पहला देखते हैं। यह भारत का स्वदेशी विकसित 1 नेशन 1 कार्ड मॉडल है। ठीक बात है। जो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा प्रबंधित किया जा रहा है। नहीं दोस्तों, इसको आवास एवं शहरी मामलों का मंत्रालय प्रबंधित कर रहा है और इसका उपयोग मेट्रो, बस, टोल टैक्स, पार्किंग, डेबिट, क्रेडिट, प्रीपेड कार्ड और रिटेल शॉपिंग में किया जा सकता है। ठीक बात एकदम, क्योंकि इसका नाम ही देखो नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड है। तो कॉमन मतलब कई कामों में यूज होगा। तो इसमें असत्य पूछा है केवल 1। इसके बारे में और जानकारी, बस इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इसको प्रबंधित कर रही है और NPCI, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सीडेक एंड सम्मेक्स इसमें सहयोग कर रहे हैं। इसका उपयोग मैंने आपको बता दिया, कई कार्यों में इसको उपयोग में लिया जाएगा। यह क्वेश्चन पूछा गया, भारतीय रिजर्व बैंक किन मामलों में वाणिज्यिक बैंकों को कंट्रोल में करता है? तो इसमें सभी ठीक है। परिसंपत्तियों की तरलता भी ठीक है, शाखा का विस्तार भी ठीक है, बैंकों का विलय भी सही है, बैंकों का समापन भी सही है। तो इसमें हो जाएगा उपरोक्त सभी। ज्यादा कुछ था नहीं। ये देखते हैं भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 टू 12 के संबंध में हमें निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इस योजना का मुख्य लक्ष्य तेज एवं समावेशी विकास रखा गया था। ठीक है। इस योजना का वार्षिक वृद्धि दर का लक्ष्य 8.3% रखा गया था, जो अब तक की योजनाओं में सर्वाधिक था। यह भी सही है। सत्य कथन की पहचान करनी है, तो इसमें हो जाएगा सी, दोनों ही सही है। इसके बारे में कुछ अन्य इंफॉर्मेशन, लक्ष्य तेज एवं समावेशी विकास और वार्षिक वृद्धि दर अब तक की सबसे अधिक। अब हम देखते हैं इसमें एक नया शब्द आया था समावेशी विकास, इसके बारे में, ताकि आप मेंस में भी इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हो। इसका अर्थ क्या होता है? विकास के लाभों से कोई भी वंचित न रह जाए। जितना भी हमने 10 पंचवर्षीय योजना तक लाभ प्राप्त किया, विकास के लाभ, वो सभी तक प्रसारित हो, सभी तक उसका यूटिलाइजेशन हो, सभी तक वो सभी को मिले। और इसके तहत कई प्रकार के फर्क और अंतराल कम हो जाते हैं। कौन से अंतराल? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं अर्थव्यवस्था का एंगल। अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्र होते हैं। प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एवं संबंधित गतिविधियों वाला, सेकेंडरी उद्योग और टर्सरी सेवा क्षेत्र। तो इसमें संतुलन रूप से विकास हो, तो ये सुनिश्चित करना, ये समावेशी विकास इसी को बोलते हैं। अब देखते हैं सोसाइटी के एंगल से। समाज में कई तरह के वर्ग होते हैं, SC ST, अन्य पिछड़े वर्ग, वंचित वर्ग, उन सबका संतुलित विकास करना, लिंग भेद को मिटाना, स्त्री और पुरुष, गरीब अमीर, इनके बीच में अंतराल कम करना। तो ये होगा सोसाइटी का एंगल। अब देखते हैं ज्योग्राफी का एंगल। तो ज्योग्राफी के एंगल में क्या है? सभी क्षेत्र और गांव, शहर, इन सब में विषमताओं को कम करना। ठीक है। तो इन सभी को ओवरऑल तरीके से बोलेंगे हम इनक्लूसिव डेवलपमेंट।
ये क्वेश्चन पूछा गया क्लोज इकोनॉमी के बारे में, बंद अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो टाइप से काम करती है, एक तो होती है ओपन, एक होती है क्लोज। वर्तमान में ओपन ही चल रही है। ओपन का मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट जिसमें होता रहे, बंद में ना तो एक्सपोर्ट होता और ना ही इंपोर्ट। तो ये किसमें, डी में। ये क्वेश्चन, भारत सरकार केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों में लगी अपनी इक्विटी का विनिवेश क्यों कर रही है, हमें बताना क्या असत्य है। सरकार अपनी इक्विटी के विनिवेश से मिले राजस्व का उपयोग मुख्यतः अपने बाह्य ऋण के लौटाने में करना चाहती है। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, बाह्य ऋण को लौटाने में विनिवेश का उपयोग नहीं किया जाता। सरकार अब सीपीएससीज के प्रबंधन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं रखना चाहती। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में 51% तो सरकार के पास रहेगा ही ना। तो ऐसा तो है नहीं कि प्रबंधन का नियंत्रण निजी जो भी फर्म है उनके पास चला जाएगा, ऐसा नहीं है। तो 51% तो विनिवेश में रहता ही है। तो इसमें असत्य पूछा है, तो गलत तो दोनों ही है, तो इसमें हो जाएगा सी। निम्नलिखित में से कौन से कारण भारत में प्रति व्यक्ति निम्न कृषि जोत कम होने के लिए उत्तरदायी है। यह हमारे कृषि संकट की सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे जोतों का आकार कम हो रहा है। तो हमें बताने उसके क्या कारण है। प्रति व्यक्ति आय कम होना, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। जनसंख्या का तेजी से वृद्धि करना, ठीक है। उत्तराधिकारी के बीच भूमि का समान रूप से विभाजन, ये भी ठीक है। पुरानी तकनीक से खेती करना, नहीं ऐसा भी नहीं है। तो इसमें हो जाएगा 2 और 3। L2 Pro इंडिया वेबसाइट एंड एप्लीकेशन किससे संबंधित है। ये L2 Pro इंडिया दोस्तों DPIIT के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। ये जो भी नए इनोवेशन है उनको संरक्षित, सुरक्षित और अधिकतम करने से संबंधित समझ विकसित करने हेतु संचालित की जा रही है, ठीक है। और ये कर कौन रहा है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। जस्ट फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी, याद कर लेना। ये क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद PMEAC के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। हमें बताना सत्य कथन। यह परिषद सांविधिक निकाय है। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। यह परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। देखो यहाँ पर PM है, तो इसका मतलब ये नहीं कि इसकी अध्यक्षता PM करेगा, तो ये गलत है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है, कोई भी अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ होता है वो करता है, कोई भी अर्थशास्त्री होता है वो करता है। यह परिषद अपनी स्थापना के बाद से लगातार कार्य नहीं कर रही, ये ठीक है। इसकी स्थापना की गई थी 2000 में, 2014 में ये बंद हो गई और 2017 में दोबारा चालू की गई, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा केवल 3C। ये ना तो संवैधानिक है और ना ही सांविधिक। और इसकी स्थापना कब की गई, 2000 में, 2014 में हो गई बंद और 2017 में दोबारा इसकी स्थापना की गई। चेयरमैन एक अर्थशास्त्री होता है और इसमें अन्य विशेषज्ञ भी शामिल रहते हैं, जो करते क्या है, प्रधानमंत्री को इकोनॉमी से संबंधित जो भी सलाह देनी होती है वो इसी के द्वारा दी जाती है। आप देखोगे पुराने जो पिछले 3-4 वर्षों का दौर रहा, वो GST, डेमोनेटाइजेशन, इन सब से संबंधित रहा है। तो इन सब के बारे में सलाह देना इसका काम है, ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यही समाप्त होती है। थैंक यू सो मच।